नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन सेकंड ग्रेड का छठा मॉडल पेपर है उसको सोल्व करेंगे और व्याख्या सहित सोल्व करेंगे, ताकि जो कि संस्कृत शिक्षा विभाग की एग्जाम होने वाली है उसके लिए ये पेपर आपके लिए रामबाण साबित होंगे। पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। बैंकिंग संघ सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। कृषि राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। विवाह है समवर्ती सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। और शिक्षा है, ये समवर्ती सूची का विषय है, अवशिष्ट सूची का नहीं है। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि असंगत है। व्याख्या, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है। यदि दोनों के कानून के विरोध उत्पन्न होता है, यदि दोनों के कानून में विरोध उत्पन्न होता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक इस बात की सूचक है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होगी। संघवाद, ऑप्शन बी दे रखा है प्रतिनिधिक विधानमंडल, ऑप्शन सी सार्वजनिक वयस्क, ऑप्शन डी संसदीय लोकतंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय लोकतंत्र। फिर से देखिए क्वेश्चन को, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से एक कौन सी एक विशेषता इस बात की सूचक है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय लोकतंत्र। व्याख्या, यद्यपि संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु वास्तविक रूप से कार्यपालिका की शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान की संसदीय शासन प्रणाली इस बात का सूचक है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लगाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिनों की अग्रिम सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आधार पर उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाता है। तो ऑप्शन एक तो 2 अपना राइट होगा और एक 3, यानी सिद्ध कदाचार होने के कारण और अक्षमता के कारण। निम्नलिखित में से किस आधार पर उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर अपने चयन करना है। तो सिद्ध कदाचार साबित होने पर और अक्षमता के कारण, यानी ऑप्शन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की 9वीं सूची की विशेषता नहीं है। ये हमें बताना है कि कौन सी संविधान की 9वीं सूची की विशेषता नहीं है। पंचायतों के लिए 5 वर्षीय कार्यकाल, ये तो विशेषता है। पंचायतों की सदस्यता के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, ये भी है। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 स्थानों पर आरक्षण, ये भी है। पंचायतों के सभी स्थानों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, ये नहीं है। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। पंचायतों के सभी स्थानों पर अप्रत्यक्ष चुनाव, ये नहीं है, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं पंचायतों पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पंचशील के सिद्धांत है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पर्यावरण का परस्पर संरक्षण, देशज जनों का परस्पर संरक्षण, परस्पर अनाक्रमण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, यानी कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना, पर्यावरण का परस्पर संरक्षण और परस्पर अनाक्रमण, यानी कि कोई भी देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, जबकि देशज जनों का परस्पर संरक्षण ये नहीं है। तो यानी कि पहला और दूसरा और चौथा अपना सही हो जाएगा।
व्याख्या। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के मध्य हुए समझौते में किया गया। पंचशील के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारंपरिक लाभ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ये मुख्य उद्देश्य थे पंचशील समझौते के। कौन कौन से? ये समझौता किया गया 29 अप्रैल 1954 को। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारंपरिक सम्मान की भावना, अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारंपरिक लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति, प्राक्कलन समिति। प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो प्राक्कलन समिति अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति संसदीय सबसे बड़ी समिति है, प्राक्कलन समिति। व्याख्या। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा के होते हैं, लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के सदस्य और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है, जबकि सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं। वह याचिका समिति का प्रावधान दोनों सदनों में अलग अलग है। लोकसभा की याचिका समिति में 15 लोकसभा, जबकि सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं। वह याचिका समिति का प्रावधान दोनों सदनों में अलग अलग है। लोकसभा की याचिका समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, भारत की संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार व मूल कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर से देखिए क्वेश्चन को, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। व्याख्या। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से स्पष्ट होता है कि राज्य नीतियों तथा विधियों को लागू करते समय इन निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेगा। राज्य इनको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। यानी भारत का महान्यायवादी है वो क्या क्या कर सकता है? तो वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग भी ले सकता है और लोकसभा में बोल सकता है। तो इसका राइट आंसर अपन देखते हैं क्या होगा। व्याख्या। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति, जो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसे सदन के किसी भी सदन में बोलने व कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ। कब प्रभावी हुआ था? 14 अगस्त 1947 को प्रभावी हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावित हुआ? 14 अगस्त 1947 को। व्याख्या। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हुआ और 14 अगस्त 1947 को प्रभावी हुआ। ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया और 14 अगस्त 1947 को प्रभावी हुआ। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 11। भाग 11 में संघ और राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया है। व्याख्या, भारत के संविधान के भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक इसका उल्लेख किया गया है भाग 11 में। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे सदन में बजट पर नहीं बोल सकते हैं, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वह वहां बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहां बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, तो अधिकतम 552 हो सकती है। व्याख्या, लोकसभा में सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसके इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, यानी 530 तो राज्यों से और 20 संघ राज्यों और प्लस 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, अटॉर्नी ऑफ इंडिया को, लोकसभा अध्यक्ष को, सर्वोच्च न्यायालय को? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। व्याख्या, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता है, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। हमें क्या पूछा है, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, ये केवल राष्ट्रपति कर सकता है। व्याख्या, अनुच्छेद 168 राज्यपाल राज्य की विधायिका का अंग होता है। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल राज्य की विधायिका का अंग होता है। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह आपातकालीन शक्तियां नहीं है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले विषयों पर किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति के दंड का राज्यपाल निलंबन, परिहार या लघुकरण या क्षमा कर सकता है, परंतु मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, जिसे केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन रिक्त स्थान द्वारा किया जाता है। ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट,
अगला अपना प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। व्याख्या, संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। वह इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, कर्नाटक में? तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। व्याख्या, वर्तमान समय में भारत में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से में? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। KUMB ट्रिक याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला हमें मिलान करना है। क्वेश्चन का क्या करना है? मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। एक तरफ समितियां हैं, दूसरी तरफ सुझाव है। बलवंत राय समिति ने त्रिस्तरीय पद्धति का सुझाव दिया था। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पद्धति का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी, इसने द्विस्तरीय पद्धति का सुझाव दिया था। और LM सिंघवी समिति ने स्थानीय स्वशासन पद्धति का सुझाव दिया। और GVR राव समिति ने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पद्धति का सुझाव दिया। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पद्धति का सुझाव दिया। LM सिंघवी समिति ने स्थानीय स्वशासन पद्धति का सुझाव दिया। GVR राव ने समिति ने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार का सुझाव दिया। नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। यरवदा जेल में, नैनी जेल में, अहमदनगर किले में, आगा खा पैलेस में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगा खा पैलेस में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को आगा खा पैलेस में कैद करके रखा गया था। व्याख्या, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया जिसके पश्चात अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और सरोजनी नायडू को पूना के आगा खा के महल में नजरबंद रखा गया। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है यानी सत्य नहीं है? यह पूर्णतः पैदल यात्रा थी, बिल्कुल सही है। साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ, बिल्कुल सही है। साबरमती आश्रम में शुरू समूची यात्रा 24 दिन में पूरी हुई थी, बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी, ये गलत है। 15 मार्च 1930 को हुई थी, ये गलत है। 12 मार्च को शुरू हुई थी, तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून भंग किया। इस प्रकार नमक कानून को भंग कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। नेक्स्ट, डोलड्रम इससे संबंधित है। डोलड्रम किससे संबंधित है? भूमध्य रेखा के निकट शांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का जो क्षेत्र होता है वो डोलड्रम से संबंधित है। व्याख्या, भूमध्य रेखा के निकट 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच निम्न वायुदाब पेटी को डोलड्रम कहा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट 5 डिग्री उत्तरी व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच निम्न वायुदाब पेटी को डोलड्रम कहा जाता है क्योंकि यहाँ वायु संचरण की गति अत्यधिक मंद होती है तथा वातावरण एकदम शांत रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? एक तरफ देश है, एक तरफ घास के मैदान है।
कौन सा जोड़ा सही है? केवल ये सही है, अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, कैंपास जो पाए जाते हैं वो ब्राजील में पाए जाते हैं, ब्राजीलियन उच्च भूमि में पाए जाते हैं, और पंपास अर्जेंटीना व एवं उरुग्वे में पाया जाता है। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कैंपास ब्राजील में, पंपास अर्जेंटीना में, सवाना पूर्वी अफ्रीका, केन्या और तंजानिया में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान स्टेपीज ये रूस और मध्य एशिया, यूरेशिया में पाए जाते हैं। स्टेपीज, कैंपास ब्राजील में, पंपास अर्जेंटीना में, सवाना उत्तरी अफ्रीका में या पूर्वी अफ्रीका में, केन्या तंजानिया में, स्टेपीज पश्चिमी रूस एवं मध्य एशिया, यूरेशिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कथन ए है, भारत के उत्तरी मैदान में जोड़ों में कुछ वर्षा होती है। जाड़ों में, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है। कथन आर, जाड़े के उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं। तो ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या नहीं है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर से देखो कथन ए, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है। जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, ये गलत, यानी कि दोनों कथन सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, महानदी। महानदी है वो अन्य से भिन्न है। कैसे? व्याख्या, नर्मदा, ताप्ती और सिंधु नदियों का मुहाना अरब में है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। यानी नर्मदा, ताप्ती और सिंधु, इन तीनों का जो मुहाना है वो अरब, यानी तीनों नदियां अरब सागर में गिरती है, लेकिन महानदी है वो बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। आंवला उर्वरक नेपानगर कागज उद्योग का है, और नरेगा अणुशक्ति का है, लेकिन फूलपुर उत्तर प्रदेश तांबा का नहीं है। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, फूलपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में भारत का सहकारिता क्षेत्र है। सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। इसकी स्थापना इफ्को द्वारा 1981 में की गई थी। इफ्को की अन्य इकाइयां कलोल, काडला, आंवला और पारादीप में है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, भारत अब तक कुल कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 बार। व्याख्या, भारत 1950-51 में, 67-68 में, 72-73 में, 84-85 में, 90-91 में और 2011-12 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है, यानी 7 बार रह चुका है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी के कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? गुटनिरपेक्ष का सिद्धांत। व्याख्या, भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही है कि शांति, निशस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग दिया जाए। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, तो ये दी जाती है यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या, राष्ट्रीय दल के रूप में किसी राजनीतिक दल को मान्यता तब मिलती है जब वह चुनाव में
चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल विद्य मत का 6% मत प्राप्त करता है। एक या अधिक राज्यों में लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें प्राप्त करता है, या वह लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 2% सीटें प्राप्त करे। नेक्स्ट। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1980 में हुई थी। व्याख्या: भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष अमित शाह हैं। नेक्स्ट। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है: आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा होना, जोत का छोटा आकार होना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। उपरोक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या: भारत के कुल श्रम बल का लगभग 55% भाग कृषि एवं संबंध कार्यों में संलग्न है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 18% के करीब है। अतः स्पष्ट है कि कृषि कार्यों में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। उत्तराधिकार के आधार पर निरंतर जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है तथा उत्पादन की पिछड़ी तकनीक भी इस समस्या का मुख्य कारण है। नेक्स्ट। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण हैं? वलित पर्वत श्रृंखला के। यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज है और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज, ये वलित पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। व्याख्या: वलित यानी मोड़दार पर्वत। भारतीय भूभाग में वलित पर्वत में हिमालय पर्वत आता है। नेक्स्ट। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। व्याख्या: विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1,52,239 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमा पर स्थित अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व ईरान है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील सुपिरियर झील है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच स्थित है, और सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? मणिपुर की, त्रिपुरा की, पुडुचेरी की, सिक्किम की। तो सिक्किम की सबसे कम है। व्याख्या: 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सिक्किम राज्य की जनसंख्या 6,07,688 यानी सबसे कम है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज। जायद की फसल तरबूज है। व्याख्या: जायद की फसल को मार्च में बोया जाता है, वह जून में काटा जाता है। उदाहरण: खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सभी जायद की फसलें हैं। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर में बोई जाती है, वह मार्च में काटी जाती है। उदाहरण: गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। खरीफ की फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। मक्का और गन्ना इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियां। नेक्स्ट। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में 2001 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 21.3% की वृद्धि हुई है। व्याख्या: जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की जनसंख्या में 2001 के मुकाबले 21.3% की वृद्धि हुई है। वहीं भारत की जनसंख्या में 17.7% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2000 वहीं भारत की जनसंख्या में 17.7% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 में राज्य की जनसंख्या 5.65 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 6.85 करोड़ हो गई। नेक्स्ट। कहाँ स्थित चंदूजी का गड्ढा तीर कमान के लिए विख्यात है? जो चंदूजी का गड्ढा है वो बांसवाड़ा में। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या: बांसवाड़ा जिले का चंदूजी का गड्ढा और डूंगरपुर जिले का बोडीगामा तीर कमान के लिए विख्यात है। चंदूजी का गड्ढा कहाँ है? बांसवाड़ा में। और डूंगरपुर में बोडीगामा जो तीर कमान के लिए विख्यात है। नेक्स्ट।
आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी का चित्र कहलाता है, भराड़ी कहलाता है। फिर से देखो क्वेश्चन को। आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवारों पर बनाए जाने वाले लोक देवी का चित्र भराड़ी कहलाता है। व्याख्या। आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए गए लोक देवी का चित्र भराड़ी कहलाता है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली को। व्याख्या। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फयाज अली को है। इस शैली का प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी है, जिसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन है। डूंगरपुर जिले में देवल की खान में परेवा पत्थर निकलता है, बिल्कुल सही है। काष्ठ की कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है, ये कथन गलत है। काष्ठ की जो कलात्मक मूर्तियां हैं वो चित्तौड़गढ़ में बनाई जाती हैं, तो ऑप्शन बी अपना आंसर हो गया। राजसमंद जिले की नाथद्वारा तहसील का मोलेला गांव टेरीकोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। जालोर जिले के हरजी गांव के कुमार मामा जी के घोड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, ये भी कथन सत्य है। व्याख्या। चित्तौड़ का बस्सी अपनी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन नारूजी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में किया था। व्याख्या। महाराणा अमर सिंह प्रथम का जो शासनकाल था वो 1597 से 1620 ईस्वी रहा। शासनकाल में चावंड चित्रशैली का अधिक विकास हुआ। महाराणा अमर सिंह के समय 1605 में रागमाला मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्र है, जिसको निसार दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। नेक्स्ट असंगत कथन हमें बताना है। लहरिया व पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। पटौदा का लूगड़ा लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। चूनड़ी जो भरतपुर की प्रसिद्ध नहीं है, जोधपुर की प्रसिद्ध है, ऑप्शन 3 असंगत है। सुनहरी छपाई कुचामन की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। चुनरी जोधपुर की प्रसिद्ध है। लहरिया व पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है। पटौदा का लूगड़ा लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है। चुनरी जोधपुर की प्रसिद्ध है। सुनहरी छपाई कुचामन की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट नागौर स्थित लाखेलाव व तालाब का निर्माण किसने करवाया था? लक्खी बंजारा ने करवाया था। व्याख्या। नागौर स्थित लाखेलाव तालाब का निर्माण लक्खी बंजारा ने करवाया था। नेक्स्ट कमल का फूल बाग कहाँ स्थित है? धौलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है कमल का फूल बाग? धौलपुर में। व्याख्या। कमल के फूल का बाग धौलपुर में मचकुंड तीर्थ स्थल के पास है। प्रथम मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी बाबरनामा में जिस कमल के फूल का वर्णन है वह धौलपुर का कमल के फूल के बाग का है, जो चट्टान काटकर कमल के फूल के आकार से बनाया गया है। बाद में मुगल शासक ने इसे मुगल गार्डन के रूप में विकसित किया था। नेक्स्ट राजस्थान में कजली तीज का त्योहार व मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का, और ये भाद्रपद को मनाई जाती है। नेक्स्ट व्याख्या। इस व्रत में स्त्रियां संध्या के बाद नीम की पूजा कर तीज माता की कहानी सुनाती हैं। इस दिन सत्तू खाया जाता है। बूंदी की कजली तीज की सवारी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर त्योहार किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ था? अमर सिंह के काल में शुरू हुआ था। व्याख्या। धींगा गणगौर का त्योहार महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में शुरू हुआ। यह बैसाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। यहाँ धींगा गणगौर का राति जगा व भोला वाणी होती है, और धींगा गणगौर जोधपुर की प्रसिद्ध है। धींगा गणगौर कहाँ मनाई जाती है? जोधपुर में। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? मान सिंह तोमर के समय हुआ था। व्याख्या। ध्रुपद गायकी का आरंभ मान सिंह तोमर के शासनकाल में शुरू हुआ। इसकी 4 वाणियों यानी गोहरहारी वाणी, डागुरी वाणी, खंडारी वाणी और नौहारी वाणी का विकास अकबर के शासनकाल में हुआ। आधुनिक
समय में प्रचलित ध्रुपद धमार के डागर घराने को विकसित करने का श्रेय जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह के दरबारी गायक बहराम खां को है। नेक्स्ट, सूची का मिलान करना है एक का दो में। एक तरफ नृत्य है और आयोजन अवसर है। लुम्बर नृत्य है, ये कब किया जाता है? ये किया जाता है बारात बारात की विदाई के समय। मांडलिया नृत्य किया जाता है वर्षा ऋतु में। बिनोली नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। और गदरी नृत्य किया जाता है विवाह के कुछ पर्व पर। फिर से देखो, जो लुम्बर जो नृत्य है वो बारात की विदाई के समय होता है। मांडलिया नृत्य वर्षा ऋतु में होता है। बिनोली नृत्य होली के अवसर पर होता है। और गदरी जो नृत्य है वो विवाह के पर्व पर होता है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, कौन सा मेव नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? रणभाजा नृत्य। कौन सा मेव नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं? रणबाजा नृत्य। रणबाजा मेवों का युगल नृत्य है। नेक्स्ट, किस संप्रदाय में मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा या स्थापना न करके कृष्ण के बाल रूप की उपासना सेवा के रूप में की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्ण भक्ति वल्लभ संप्रदाय। फिर से देखो क्वेश्चन को, किस संप्रदाय में मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा या स्थापना न करके कृष्ण के बाल रूप की उपासना सेवा के रूप में की जाती है? कृष्ण भक्ति वल्लभ संप्रदाय में। नेक्स्ट, व्याख्या। कृष्ण भक्ति वल्लभ संप्रदाय में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा या स्थापना न करके कृष्ण के बाल रूप की उपासना सेवा के रूप में की जाती है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। इन्होंने वृंदावन में श्रीनाथ मंदिर की स्थापना की। नेक्स्ट, चरणदासी पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। व्याख्या। चरणदासी पंथ की प्रमुख पीठ दिल्ली में है। इस पंथ में निर्गुण निराकार ब्रह्मा की सखी भाव से सगुण भक्ति की जाती है। इसके प्रवर्तक चरणदास जी हैं। कौन है? श्री चरणदास जी हैं। नेक्स्ट, किस संत ने भगवान की मूर्ति को हठपूर्वक भोजन करवाया था? तो संत धन्ना ने करवाया था। भगवान की मूर्ति को हठपूर्वक भोजन किसने करवाया था? संत धन्ना ने। व्याख्या। संत धन्ना ने भगवान की मूर्ति को हठपूर्वक भोजन करवाया था। संत धन्ना रामानंद के शिष्य थे। इनका जन्म धुवन टोंक में हुआ था। नेक्स्ट, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और भिखण जी हैं वो 13 पंथ के प्रवर्तक हैं। व्याख्या। 13 पंथ के प्रवर्तक भिखण जी हैं। इनका जन्म जोधपुर राज्य के कटालिया गांव में हुआ था। भिखण जी का जन्म कहाँ हुआ? जोधपुर के कटालिया गांव में हुआ। मूर्ति पूजा नहीं करने वालों में स्थानकवासी तथा 13 पंथी प्रमुख है। भिखण जी के सिद्धांतों को मानने वाले आरंभिक साधुओं की संख्या 13 थी, इसलिए यह पंथ 13 पंथी कहलाया। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, प्रसिद्ध संत सलीम कहाँ रहते थे? ये रहते थे फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध संत सलीम कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। व्याख्या। शेख सलीम चिश्ती ने अपना खानकाह है फतेहपुर सीकरी में बनाया। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम इन्हीं के नाम पर रखा था। प्रसिद्ध संत सलीम कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट, सारंगी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक तत्वाद्य यंत्र है। बिल्कुल सही है। यह सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है। इसकी गज में घोड़े की पूंछ के बाल लगे होते हैं। बिल्कुल सही है। पाबूजी डूंगर जी जवाहर जी के भोपे व भील इसे बजाते हैं। ये गलत कथन है। तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। सारंगी को लंगा जाति के गायक बजाते हैं। कौन बजाते हैं? लंगा जाति के गायक बजाते हैं। यह एक तत्वाद्य यंत्र है। इसके तार बकरे की आंत से बनाए जाते हैं तथा इसकी गज में घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। नेक्स्ट, किस क्षेत्र का नारों का स्वांग बहुत प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा अपना राइट आंसर हो जाएगा, जहां नारों का स्वांग
सर्वाधिक प्रसिद्ध है? व्याख्या। भीलवाड़ा जिले के मांडल में नारों का स्वांग बड़ा प्रसिद्ध है। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहुरूपिया कहा जाता है। राजस्थान में स्वांग लोक नाट्य का प्रचलन 13वीं व 14वीं शताब्दी में माना जाता है। मारवाड़ में रावल जाति के व्यक्ति स्वांग नाट्य का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोमा, मीणा, कालबीर, कान गुजरी, मियाँ मेड़ व नाहर आदि क्या हैं? छोटी लघु नाटिकाएं हैं जिसका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। गौरी राई भीलों द्वारा भाद्रपद माह के प्रारंभ से आश्विन शुक्ला एकादशी तक गौरी उत्सव में किया जाने वाला नृत्य नाट्य है। यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा एवं सिरोही आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। इस नाटक में स्त्रियों की भूमिका भी पुरुष करते हैं। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है जो लोक नाट्यों का मेरुदंड कहलाता है। कौन सा? गौरी। नेक्स्ट, बादाम सी आंखें और ऊंची पाग किस शैली की अपनी देन है? जोधपुरी शैली की। बादाम सी आंखें, ऊंची पाग किस शैली की अपनी देन है? जोधपुरी शैली की। व्याख्या। बादाम सी आंखें, ऊंची पाग जोधपुरी शैली की अपनी निजी देन है। महाराजा मान सिंह ने मारवाड़ की चित्रकला को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया। जोधपुर शैली के विषय में प्रेमाख्यान प्रधान विषय रहा है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान दे रखा है। भीलों के चितेरे के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गोवर्धन लाल बाबा। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या। गोवर्धन लाल बाबा भीलों के चितेरे के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने राजस्थान की लोक संस्कृति विशेषतः भील जीवन शैली को चित्रित किया। इनका प्रमुख चित्र बारात है। इनका जन्म राजसमंद जिले के कांकरोली गांव में हुआ था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने कहाँ के राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ कहा है? तो बूंदी के राजमहलों को कर्नल जेम्स टोड ने सर्वश्रेष्ठ कहा है। व्याख्या। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने बूंदी के राजमहलों राजस्थान के सभी रजवाड़ों के राजप्रासादों में सर्वश्रेष्ठ कहा है। बूंदी के राजमहलों की बड़ी विशेषता यह है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ दुर्लभ एवं जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का अनोखा खजाना है। विशेषकर महाराणा उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रकला इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, सुहाग मंदिर या सौभाग्य मंदिर किस जिले में स्थित है? आमेर का जो किला है वहां सुहाग मंदिर स्थित है। व्याख्या। सुहाग मंदिर आमेर के महल में स्थित है। यह यह एक आयताकार महल है जो रानियों के मनोविनोद एवं हास परिहास का स्थान है। इसके किवाड़ जो चंदन के बने हैं पर हाथी दांत का सुंदर काम है। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सोम कमला अम्मा सिंचाई परियोजना कहाँ की है? डूंगरपुर की। सोम कादर सिंचाई परियोजना उदयपुर की है। और इंदिरा लिफ्ट सवाई माधोपुर की है। और परवन लिफ्ट है ये बारा की है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर जिले की है। सोम कादर सिंचाई परियोजना उदयपुर की है। इंदिरा लिफ्ट है ये सवाई माधोपुर की है। और परवन लिफ्ट कहाँ की है? बारा की है। व्याख्या। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में है। सोम कादर परियोजना उदयपुर में। इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर में। परवन लिफ्ट बारा जिले में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। व्याख्या। जैसलमेर में 26 डिग्री 1 मिनट से 28 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69.5 डिग्री से 72 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कुम्भलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, गागरोन। गागरोन जलदुर्ग है। व्याख्या। गागरोन का किला अरावली पर्वतमाला पर नहीं है, यह झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट,
क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र यानी खंड सी। फर्स्ट सी सबसे बड़ा है, ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट व्याख्या, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ औसत तापमान ग्रीष्म ऋतुओं में 34 डिग्री 40 सेल्सियस तथा शीत ऋतु में 12 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इस प्रदेश में जलवायु गर्म व शुष्क होती है। यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ एवं घास की प्रधानताएं हैं। इसमें बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर का पश्चिमी भाग व गंगानगर का दक्षिणी भाग आता है। नेक्स्ट, एक तरफ नदियां हैं, दूसरी तरफ सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदी कौन सी है? जवाई है। माही की सहायक नदी सोम है। साबरमती की सहायक नदी वाकल है और काली सिंध की सहायक नदी परवन है। फिर से देखो, लूनी की सहायक नदी जवाई है, माही की सहायक नदी सोम नदी है, साबरमती की वाकल है और काली सिंध की परवन है। नेक्स्ट व्याख्या, लूनी नदी की सहायक नदी सूकड़ी, मीठड़ी, खारी, जवाई, लीलड़ी, गुहिया और सामी है। माही की सहायक नदियां ईरू, सोम, अनास, चांप, इराव, एरव, एरन। साबरमती की सहायक नदियां वाक्कल, हथमती, मेसवा, जाखम आदि हैं। काली सिंध की सहायक नदी परवन, आहू और निमाज हैं। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक सही नहीं है? राजस्थान के पश्चिम भाग में सामान्यतः खारे पानी की झीलें हैं, बिल्कुल सही है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बिल्कुल सही है। नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है, बिल्कुल सही है। रासमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर है और यह उदयपुर में स्थित है। रासमंद झील है वो राजसमंद जिले में स्थित है। ऑप्शन 4 अपना गलत आंसर हो जाएगा, यही अपना असंगत है। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं उदयपुर और राजसमंद जिलों में। उदयपुर और राजसमंद में, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर और राजसमंद जिलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? बाजरा का, जौ का, मक्का का, चना का, बाजरा का। तो बाजरा राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, राजस्थान बाजरे का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका कृषिगत क्षेत्र 1/5 है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में 2011 में महिला साक्षरता उच्चतम है? कोटा की। महिला साक्षरता सर्वाधिक कोटा की है। व्याख्या, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा जिले में है 65.9, फिर जयपुर की 64 और फिर झुंझुनू की 61, फिर सीकर की 58.2% है। नेक्स्ट, राज्य में पाए जाने वाले पशुओं को उनसे संबंधित नस्लों से सुमेलित कीजिए। पशु और नस्ल है, गाय इसकी जो नस्ल है वो कांकरेज है और रथ है। भैंस की मूरा और मेहसाना। बकरी की मारवाड़ी और अड़वाड़ी। और भेड़ की जो नस्ल है वो मालपुरा और बागड़ी नस्ल है। व्याख्या, गाय की नस्ल कांकरेज, रथ, थारपारकर, राठी, नागौरी और गिर है। भैंस की नस्ल मूरा, मेहसाना, भदावरी, जाफराबादी, सूती। बकरी की, अब बकरी की नस्ल कौन कौन सी हैं? मारवाड़ी, शेखावाटी, परबसरी, अलवरी और लोही। भेड़ की नस्ल चोकला, मारवाड़ी, जैसलमेरी, मगरा, मालपुरी, नाली, बागड़ी आदि हैं। सुमेलित करना है। बरसिंहसर ताप परियोजना कहाँ है? बीकानेर में। बरसिंहसर ताप परियोजना कहाँ है? बीकानेर में। राणा प्रताप सागर परियोजना विद्युत परियोजना कहाँ है? रावतबाठा में। गीरल लिग्नाइट थर्मल, ये बाड़मेर में है। गीरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? बाड़मेर में। माही जल विद्युत परियोजना कहाँ है? बांसवाड़ा में। फिर से देखो, बरसिंहसर ताप परियोजना बीकानेर में है। राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह कहाँ है? रावतबाठा में। गीरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? बाड़मेर में। माही जल विद्युत परियोजना कहाँ है? बांसवाड़ा में। व्याख्या,
बरसिंहसर ताप परियोजना बीकानेर में स्थित है। राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। गीरल लिग्नाइट थर्मल पावर बाड़मेर में। माही जल विद्युत परियोजना बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट, सेवण, धामण, करड़, अंजन आदि क्या हैं? ये राजस्थान में उगने वाली घास की क्या है, किस्में हैं? व्याख्या। सेवण, धामण, करड़, अंजन आदि राजस्थान में उगने वाली घास की किस्में हैं। नेक्स्ट, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपर्युक्त सभी में। उपर्युक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन उसके व्यक्तित्व के निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, उसे अनुशासित बनाने में, संतुलन बनाने में, समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान रखने में प्रभावी होता है। नेक्स्ट, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यानी विकास का निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या। निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। समय के अनुसार यह गति कभी तीव्र कभी मंद होती रहती है, पर विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों? यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। व्याख्या। प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार, उनकी आदतों, उनकी योग्यताओं, उनकी क्षमताओं को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। नेक्स्ट, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? सृजनात्मकता के अर्थ में किया है। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? सृजनात्मकता के अर्थ में किया है। व्याख्या। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग सृजनात्मकता के अर्थ में किया है। इसमें तर्क चिंतन तथा प्रमाण द्वारा दूसरों के विचारों में परिवर्तन कर देते हैं। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। व्याख्या। किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, जिससे उनमें नेतृत्व, उत्साह, सहानुभूति, सद्भावना आदि गुणों का विकास होता है। उनकी आदतों, रुचियों व जीवन दर्शन का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए उच्च आदर्शों और लक्ष्यों के लिए प्रेरणा देना, महान व्यक्तियों के विचारों आदर्शों से परिचित कराना, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, श्रेष्ठ साहित्यकार व महापुरुषों की जीवनियां सुनाना है। नेक्स्ट, एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों व मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराकर, परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। व्याख्या। सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित करके तथा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम शिक्षण करा सकते हैं। नेक्स्ट, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है? तो इसका राइट आंसर होगा अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार प्रबंधन करना। व्याख्या। किसी भी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार में परिवर्तन करने का सबसे प्रभावी तरीका है सबसे पहले उसके अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना तथा उसके बाद उनका उपचार करना अर्थात उसका समाधान करना है। नेक्स्ट, सिरिल ब्रट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो पिछड़े बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है
सिरिल बर्ट के अनुसार 120 से अधिक, 85 से कम, 120 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, सिरिल बर्ट ने अपनी पुस्तक बैकवर्ड चाइल्ड के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच मानी है। किसने? सिरिल बर्ट ने। ये बच्चे अपनी कक्षा का कार्य अपनी आयु के अन्य बच्चों की गति से नहीं कर पाते हैं, वो पिछड़े बालक होते हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार की प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? समाज सांस्कृतिक। व्याख्या, अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत समाज सांस्कृतिक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है कि इस सिद्धांत में बालकों को समुचित वातावरण में रखकर उन्हें सामाजिक व्यवहारों हेतु अभ्यास कराया जाता है। नेक्स्ट, अपने ऊर्जा बिल लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। व्याख्या, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बाह्य पक्ष की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। वे बाह्य सामंजस्य के प्रति सदैव सचेत रहते हैं और कार्यों एवं कथनों में अधिक विश्वास करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण संबंध में सही कथन है। तो सही कथन 2 और 4 हो जाएंगे। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं और वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय व वैध होते हैं। इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जाता है। ये तो गलत है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण संबंधी में सही कथन कौन कौन से हैं? ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावहीन होते हैं और वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं। व्याख्या, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, अंकों में समानता, ज्ञान का वास्तविक जांच, उत्तर में सरलता, अंकन में सरलता आदि गुणों से युक्त होते हैं। नेक्स्ट, मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या, मूल्यांकन से अभिप्राय छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा कि बुद्धि की संरचना में मूल रूप से 2 कारक निहित होते हैं? स्पेरमैन ने। किसने कहा? स्पेरमैन ने। व्याख्या, यह वाक्य स्पेरमैन ने बुद्धि द्विकारक की सिद्धांत के संदर्भ में कहा। उसके अनुसार बुद्धि 2 प्रकार की होती है, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। नेक्स्ट, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? गेस्टाल्टवादियों ने। व्याख्या, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत को समग्राकृति गेस्टाल्टवाद सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन मनोवैज्ञानिक वर्दीमर कोपका और कोहलर ने किया। गेस्टाल्ट मत के अनुयायियों ने इस सिद्धांत की विशेषताओं का पता लगाया। नेक्स्ट, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी उन्हें कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान उनके कार्य की जानकारी कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए ताकि उन्हें पता रहे कि वे कार्य के दौरान सही दिशा में कार्य कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित। व्याख्या, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कार्य केंद्रित लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए ताकि वो अपने कार्यों से भटक न सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो भावनाओं का प्रबंधन ये भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या, भावनाओं का प्रबंधन करना भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है, अपितु भावात्मक बुद्धि वाले
अपनी व दूसरों की भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं, सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार व समाज के साथ समायोजन करते हैं। नेक्स्ट, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। व्याख्या, निम्न कक्षाओं के शिक्षण खेल विधि विकास एवं वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरक शिक्षार्थी में सीखने के प्रति रुचि का विकास करते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरक शिक्षार्थी में सीखने के प्रति रुचि का विकास करते हैं। व्याख्या, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अधिगम हेतु प्रोत्साहित करने, स्वस्थ मनोवृत्ति का विकास करने तथा वांछनीय व्यवहार परिवर्तन आदि दृष्टियों से अभिप्रेरणा का प्रयोग नितांत आवश्यक है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र साधारणीय एवं अधिक समावेशी विकास को केंद्र में रखा गया। बिल्कुल सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 1,96,992 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई। बिल्कुल सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय ऊर्जा पर प्रस्तावित किया गया। बिल्कुल सही है। तीनों कथन क्या है? सही है। तो ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य पशु ऊंट के वध पर रोक अधिनियम 2014 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी? 21 दिसंबर 2014 को। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर, 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्मल भारत अभियान के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। निर्मल भारत अभियान के तहत प्रदेश को 2017 तक खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। बिल्कुल सही है। अभियान की शुरुआत हनुमानगढ़ जिले से की गई थी। बिल्कुल सही है। अभियान के तहत बीपीएल, एससी, एसटी, लघु एवं सीमांत कृषक को 91 रुपए की सहायता सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, सब ही कथन गलत है भाई। इसमें सब कथन क्या है? गलत है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।